अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम आपके मसाइल के बारे में, सेहत के मसाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको डिफरेंट रेमेडीज़ बताई जाती हैं जिनसे आप भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान में, ख़ास तौर पर रोज़े के दौरान हम देखते हैं बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अस्मा सईद। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अच्छा जा रहा है, मौसम भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा इसकी है, वजह से रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप पूछूंगी मैं आपसे, जिस तरह से रमज़ान में हम एक तो डाइट प्लान वो भी बहुत ज़रूरी है सेहत के साथ साथ, लेकिन हम देखते हैं रोज़े की हालत में क्या वजह आप देखते हैं, क्यों हमें इतना गुस्सा आता है, क्यों हम इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? असल में इस फिनोमेनन को हम कहते हैं हंगर इंड्यूस्ड एंगर। भूख की वजह से जो एक कैफियत पैदा होती है जिसमें हमें गुस्सा महसूस हो, उसको कहा जाता है हैंगर जी। तो इसमें आपके जो सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि आप चाय वगैरह पीते हैं, कैफीन, कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, निकोटीन, उसका विड्रॉल चलता है, उसकी वजह से इरिटेबिलिटी फीलिंग होती है, आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, राइट। एंड स्पेशली जब आप फूड, आपका जो एक 3 मील्स हमारे यहाँ नॉर्मल पैटर्न होता है खाने का, उसमें एक डिविएशन आती है तो लोगों के अंदर एक एंगर की फीलिंग जो है वो जस्टिफाइड भी फील करते हैं अपने आप को, और वो उनमें गुस्से का मुजाहरा आप ज़्यादा देखते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर हम रोज़े की रूह को समझें तो रोज़ा क्या है? सब्र का नाम है। बिल्कुल। तो कुदरत की तरफ से हमारे अंदर कुछ ऐसे जब एक केमिकल्स पैदा होते हैं जिनमें हमें सिखाया जाता है, जब ये गुस्सा आपके अंदर पैदा होता है तो आप डिफरेंट इमोशनल कैफियत से गुजरते हैं। कुछ लोग बहुत इजी समझते हैं, जस्टिफाइड समझते हैं, वो कहते हैं इसको तो रोज़ा है ना इसलिए गुस्सा आ गया। लेकिन कुछ हमारा हदीस में है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम कहो मैं रोज़े से हूँ, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुम कहो मैं रोज़े से हूँ। यानी हम अपने आप को रिमाइंड कराएं हम रोज़े से हैं। और इस तरह से जो है वो एक गुस्से की कैफियत जब आप पे तारी होती है तो आप रिलेशनशिप्स में भी एक इशू फेस करते हैं और अपने अंदर भी इरिटेबिलिटी फेस करते हैं। समटाइम्स वी फील कि हमें एक फील होता है कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हमें क्यों गुस्सा आ गया, हम परफेक्शनिस्ट होना चाह रहे होते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, तो वो गुस्से को मज़ीद फीड करता है। जबकि हमें उसमें सेल्फ कंपैशनेट होना चाहिए कि अच्छा आ गया है तो मुझे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा कहते हैं हराम है, लेकिन गुस्सा तो पैदा होता है ना, एक नेचुरल इमोशन है। जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है आप इसको कैसे हील या कैसे डील कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसको बहुत इजीली निकाल देते हैं, वेंट आउट कर लेते हैं। जब आप इजीली वेंट आउट कहीं बाहर गुस्सा करते हो तो आपको फिर एक शेम साइकिल आता है। एट टाइम्स यू फील रिग्रेट, यू फील शेम, और आप कभी कभी आप नहीं भी फील करते। समटाइम्स आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं और शौहर बीवी पे गुस्सा निकाल रहा है, बीवी बच्चों पे निकाल रही है, बच्चे बहन भाइयों पे निकाल रहे हैं, तो एक स्पाइरल जो है गुस्से का वो चलता रहता है। और आप क्या समझती हैं जब हमें गुस्सा आता है तो फौरी तौर पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्शियस होना ज़रूरी है। जैसे इस्लाम में अगर हम इसको देखें तो जैसे मैंने पहले कहा कि खुद को याद दिलाया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। अगर आप साइकोलॉजी में इसको देखें तो हमारे यहाँ टेक्निक है माइंडफुलनेस। आप एक माइंडफुलनेस के तहत खुद को याद करवाएं कि मैं रोज़े से हूँ, और आपको अगर फ़ौरन से गुस्सा आए तो आपने डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, गहरे लंबे सांस ले सकते हैं। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग होती है, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3R रूल्स हैं। उसमें आप रीफोकस करते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप ये सोचते हो कि आप क्या कर रहे हो। और इसके अलावा हम माइंडफुलनेस में कुछ ये भी कर सकते हैं कि 3 थिंग्स टू वॉच, 3 थिंग्स टू होल्ड एंड 3 थिंग्स टू हियर। फॉर एग्जांपल अभी हम बैठे हैं तो हम 3 साउंड्स पे फोकस करें तो आप जब देखेंगे कि आपकी जो गुस्से की एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी। होता है ना कि जब इस्लाम में कहते हैं कि गुस्सा आए तो आप लेट जाएं, आप पोस्चर चेंज करें, आप बैठे हैं तो चलना शुरू कर दें या लेट जाएं, अपना पोस्चर चेंज करें। तो साइकोलॉजी में हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आप अपनी उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर आने की कॉन्शियस एफर्ट करें। ये अब तब होगा जब हम अपने, एक होता है ना कि हम ऑटो पे चले जाते हैं, हमें गुस्सा आता है तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक होता है हमें गुस्सा आए तो हम कॉन्शियसली खुद को रिगेन करें, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग,
हाउ इट्स गोइंग टू फुलफिल माई पर्पस. एग्जैक्टली राइट. हम अपने पर्पस से डिविएट हो गए हैं. अगर आप हम सोचें रमज़ान क्या था और रमज़ान क्या बन गया है. अगर आप कुरान की रूह से देखें तो रमज़ान को क्या कहा गया कि तुमसे पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए और अब तुम पे भी फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ. मुत्तकी मतलब परहेज़गार बन जाओ. मुत्तकी मतलब कॉन्शियस हो जाओ अल्लाह के एहसास के. लेकिन हमें क्या होता है, खाना पीना, हम इतना जस्टिफाइड खुद को फील करते हैं कि बिकॉज हमने नहीं खाया पिया तो मुझे गुस्सा आ गया. हाँ, अब क्या ये डिपेंड करता है कि हम जो खाते हैं उसके भी असरात होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे? बिल्कुल होते हैं. देखिए जंक फूड जो है वो ना सिर्फ औरतों में PCOS के मसले आप देखने में आते हैं कि बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, ये जो हार्मोन्स इश्यूज आ रहे हैं, ये जो आप ये देखते हैं ये जो केचप्स है और सोया सॉस, इन सब में कुछ ऐसे केमिकल्स होती हैं जो आपके BP को ट्रिगर करते हैं एट टाइम्स. और हम जब बहुत ज़्यादा लें कुछ भी तो वो आपकी ऑब्वियसली आपके अंदर जो आपकी हेल्थ पैटर्न्स हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं. तो क्या आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते होंगे? आप खाना खाते हैं तो समटाइम्स आपका मूड बहुत जल्दी ऑल्टर हो जाता है. खाना खाने से आपका मूड ऑल्टर हो रहा है तो क्यों हम इतने ज़्यादा हम जंक फूड के ईटिंग आउट के ऊपर हम सादा खाने की तरफ नहीं रह गए? अगर घर में दाल या सब्जी पके तो नो, नॉट एट ऑल, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं. सो हमने अपने आप को ट्यून कर लिया है टू ईट समथिंग स्पेशल. और फिर क्या होता है जब हम उससे डिप्राइव होते हैं इन नेम ऑफ फास्टिंग, वी फील जस्टिफाइड टू बी एंग्री. और हमारे अंदर जब वो केमिकल्स की कमी हो रही होती है तो हम बड़े आराम से गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं. तो लेकिन रोज़े का नाम है कि आप इस एहसास में ज़िंदा रहें कि आपके इस रोज़े का मकसद क्या है. आप जहाँ जहाँ अपने मकसद से गाफिल होंगे आप वहाँ खुद पे भी जुल्म करेंगे, आप दूसरों पे भी जुल्म करेंगे. और वो कभी गुस्से की फॉर्म में होता है, कभी किसी और फॉर्म में होता है. बिल्कुल, एकदम से जब हमें गुस्सा आता है तो इससे क्या कोई ब्रीथ एक्सरसाइज होती है जिसे हम करें, इसे ओवरकम किया जा सके ताकि हम कूल डाउन हो जाए? जी बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आप फॉर एग्जांपल 4-4 रूल है. आप गहरा लंबा सांस लें 4 सेकंड के लिए, उसको रोकें 4 सेकंड के लिए, उसको एक्सेल करें, खारिज करें 4 सेकंड के लिए और फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो. आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक रिलैक्सेशन जो है वो फ्लो कर रही है. और इसका प्रोसेस ये होता है कि चूंकि हम एंग्शियस फील करते हैं हर वक्त तो वी आर रेडी टू बी ट्रिगर्ड, वी आर रेडी टू बी एंग्री. तो एट द सेम टाइम रेसिप्रोकल इनहिबिशन के तहत हम एट द सेम टाइम एंग्शियस या काम नहीं रह सकते. तो जब आप काम होंगे तो आप एंग्शियस नहीं होंगे और अगर आप एंग्शियस होंगे तो आप इजीली एंग्री हो जाएंगे. तो काम होने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है. और आप क्या समझते हैं एंजाइटी खास तौर पर आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ना सिर्फ बड़ों में आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है. इसकी क्या वजूहत है? फ़ोन एडिक्शन. देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपनी एडिक्शंस में मुब्तला है. दे आर बिजी इन देयर एडिक्शन, शो ऑफ हो रहा है, मोबाइल एडिक्शन है, रिलेशनशिप इनफिडेलिटीज हैं या कोई भी इश्यूज हैं. मतलब दे आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन अपने फोन्स में बिजी हैं. जान छुड़ाने के लिए फोन पकड़ा दिया बच्चों को. मैं काम कर लूँ तुम फोन देख लो, मैं खाना बना लूँ तुम फोन देख लो, बच्चे शोर शराबा ना करें, तंग ना करें, आवाज ना निकले तुम फोन देख लो. जान छुड़ाने के लिए करती है ऐसा. मगर आप ये देखें कि ये जो थोड़ी मोमेंट का आपका स्केप है ना, ये आपके बच्चे को एक ऐसी दलदल में डाल रहा है. अब वो क्या रहा है, जब वो कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली वो ऐसी गेम्स हैं जो उसके न्यूरोकेमिकल्स को एक रश देते हैं और वो एग्रेसिव हो रहे हैं और वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, डिप्रेशन है. बच्चे रात को चीखते हैं, बच्चे डरते हैं और बच्चों में खौफ पैदा हो जाता है बिकॉज वो स्केरी गेम्स उन्होंने डाउनलोड की होती हैं. तो और बच्चे अपने पेरेंट्स से इमोशनली दूर हो रहे हैं बिकॉज उनकी इमोशनल रेगुलेशन वो फ़ोन्स में ढूंढ रहे हैं. बिल्कुल. और क्या आप समझती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हम इसे जो है ओवरकम किया जा सके? बच्चों में एक चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं सबके साथ. तो फिर बच्चों के साथ हमें क्या
हमें करना चाहिए? देखिए, हमें बच्चों के साथ अपनी लैंग्वेज को बहुत नोटिस करना चाहिए। हम बहुत आराम से बच्चों को कह देते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ कोई खेलेगा नहीं, तुम ऐसे हो, तुम्हारे साथ कोई क्यों खेलेगा। हम जब ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एक बच्चे को इन्फीरियर होने का एहसास माँ खुद दे रही होती है, बजाय ये कहने के कि बेटा अच्छा हम इस तरह से खेल सकते हैं, या अगर आपसे ये गलती हो गई तो आप इसको ऐसे दुरुस्त कर सकते हो। इसकी बजाय माँ अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी जजमेंट शेम बेस्ड वे में बच्चे को इनकलकेट कर रही होती है, और कल को बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और फिर वही माँ बच्चे को कहती है तुम्हें सब कुछ तो हम फराहम करते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, फलां के बच्चे को देखो, फलां के बच्चे को देखो। शी इज़ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ हर ओन लैंग्वेज, ऑफ हर ओन वर्बेटम, कि वो बच्चे को क्या पोर कर रही है, जो बच्चे के उसमें पॉट में जा रहा है, और बच्चे वही आपको देगा जो आप बच्चे को दे रही हैं। बिल्कुल, और आई थिंक सो ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए पेरेंट्स की कि अगर बच्चा ज़हनी तनाव का शिकार है, बच्चे की एक काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे। बच्चे हमने देखा समटाइम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं एकदम से, तो ये सारे भी वो होती हैं इलामात होती हैं डिप्रेशन की तरफ बच्चों की। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमें माँ बाप बच्चों के लाइफ से बहुत डिस्टेंट हो गए हैं। बच्चे अभी कभी अपनी पेन माँ बाप को बताना भी चाहें तो बच्चे उसको उस तरह सुन नहीं पाते, वो लेक्चर करना शुरू कर देती हैं पेरेंट्स बच्चों को। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपका बच्चा स्कूल में बुलिंग का शिकार हो, यू नो, हो सकता है कि उसको किसी और किस्म का अब्यूज़ फेस करना पड़ रहा है, यू नो, या बच्चे के अंदर खुद कोई कॉम्प्लेक्स है। कुछ आजकल हम इस दिखावे की दुनिया में इतने बिजी हैं कि बच्चों के ये ट्रॉमाज ही बहुत बड़े हो गए हैं कि फ़लाँ बच्चे के पास ये चीज़ है और मेरे पास वो चीज़ नहीं है, राइट। तो हमें बच्चे के लेवल पे जाके उनसे बात करना ज़रूरी है कि व्हाट आर दे फीलिंग, नॉट कि हम बताएं तुमने क्या फील करना है। बिल्कुल। और जब हम बताने लगते हैं तुमने ये नहीं, तुमने ये फील करना है, तो बच्चे क्वाइट हो जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं, बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। मेरी 5 साल की बेटी सराउंडिंग्स में देखते हैं। हाँ, मेरी 5 साल की बेटी है, तो उस दिन मुझे कहती है मम्मा मेरा नाम आपने रखा, किसने रखा? मैंने कहा बेटा हमने रखा था आपका नाम रहमा। तो शी सेड आपने क्यों रखा? नाम तो मेरा है तो आप क्यों रखेंगी? वो तो मुझे रखना चाहिए। तो आई वॉज मैं हैरान होकर उसकी बात सुन रही थी कि हमारे बच्चे नेचुरली इतने शार्प हैं, जो हमने शायद कभी क्वेश्चन ही नहीं किया था अपने पेरेंट्स को कि नाम तो मेरा था तो आपने क्यों रखा? मतलब मैं खुद चूज करना चाहती हूँ मैं अपना नाम क्या रखूंगी। वही बात आ जाती है, बच्चे कहते हैं मेरी लाइफ, इट्स आइडेंटिटी, और ये मैं खुद अपना डिसीजन खुद ऑन करूंगा ना। मतलब ये चीजें 5 साल की बच्ची कहाँ से सीख रही है? ये जो आज exactly मोबाइल, हाँ, और ये जो अब जेनजी है, जेनजी के बाद जनरेशन अल्फा आ गई है, ये कुदरत और ये जेनेटिकली ये चीजें ट्रांसफर हो रही है बच्चों में। अब बच्चे उस लेवल के नहीं है जो हमारे जमाने के बच्चे थे। टेक्नोलॉजी है, और जितनी वो टेक्नोलॉजी वास्ट होगी तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट होगा। हाँ, हमारे जमाने में वो छोटे मोटे कार्टून्स होते थे, प्ले गेम्स होते थे, दैट्स इट। और अब तो वो कुछ दौर बिल्कुल डिफरेंट है। हमें बच्चों के चैलेंजेस को समझना है। हमने बच्चों को जज करने के बजाय कि बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चे झगड़ालू हैं, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हमने बच्चों को समझना है फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। और आप देखिए कितनी सुसाइड्स हो रही हैं, क्या अभी 3 सुसाइड्स के वाक़यात हमारे लाहौर में हो चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है ना। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आम हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये क्यों, क्या ये प्रेशर है कि वो बच्चे नहीं ले पाते? वो यही आते हैं एंजाइटी बच्चों को, जो है वो परेशानी की वजह से, प्रेशर है, कंपटीशन है, शेम है। और आप इनके फैमिलीज में हिस्ट्री में जाके देखें तो डेफिनेटली कोई ना कोई अनडायग्नोज्ड, अनट्रीटेड साइकेट्रिक पेशेंट या साइकेट्रिक इलनेस रन कर रही होगी, जिसको चूंकि ट्रीट नहीं किया गया, और वो जेनेटिकली जो बच्चों में ट्रैवल हुई है, तो ये बच्चे जो कि 20s की रेंज में है, दे आर मोर वल्नरेबल टू कमिट सुसाइड्स। यानी ये जेनेटिकली भी इम्पैक्ट जेनेटिकली डेफिनेटली आती है। ये साइकेट्रिक, क्योंकि फैमिली में कहीं ना कहीं बच्चों ने सीखा होता है कि हमें कोई समझता नहीं है, हमारे बच्चों को ये होता है कि उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए। बच्चे फील करते हैं इस चीज़ को, अगर उनको अहमियत दी जाती है तो वो उनका एक बिहेवियर डिफरेंट होता है, और बच्चे जो बिल्कुल जिनको इग्नोर किया जाता है उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है उनका। इसमें भी एक लाइन है, इसमें भी हमें देखना होगा कि हम बच्चों को वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस दे जो वो अर्न कर रहे हैं। देखिए, अनकंडीशनल लव अलग चीज़ होती है, बट समहाउ अगर आप बच्चे को एक्सेसिव प्रेज देंगे तो वो नार्सिसिज्म की तरफ भी चले जाते हैं। फिर उनके अंदर सिर्फ मैं हो जाती है, फिर और कोई नहीं होता, और वो माँ ही ऐसे बच्चे बनाती हैं।
नार्सिसिज्म में अगर आप देखेंगे एम्पैथी नहीं सिखाते, बिल्कुल। कंपटीशन सिखाते हैं, क्रिटिसिज्म सिखाते हैं, दूसरों को हकीर जानना सिखाते हैं। तो हमें एक बड़ी लाइन है, बिन लाइन है, जहाँ पे हमें बैलेंस में चलना है। वो यही बात आ जाती है, बच्चा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। हाँ। जब उसे उसके सराउंडिंग में वो जो एनवायरनमेंट चाहता है उसे वो नहीं मिलता, उसकी बात पे फोकस नहीं किया जा रहा, उसे सुना नहीं जा रहा, तो वो बच्चा एक डिफरेंट लाइन में चला जाता है। तो फिर वहीं से जो है ये एक जो मेंटली नशोनुमा की जो जरूरत है वहाँ पे पैदा होती है। और हमारे अगर बच्चों एक में माँ खुद इमोशनली अवेलेबल अपने लिए ही नहीं है, अब अपनी ही पेन से वो नहीं सुन पा रही, इन लॉज में स्टक है या किसी और चीज में स्टक है, तो वो बच्चे के लिए कैसे अवेलेबल? मैंने इवन के ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बिल्कुल ऑटिज्म एक बहुत आम है, मैंने ऐसे बच्चों में भी देखा है कि जो बहुत वो उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्से के साथ खुद को वो बीट करते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, ये सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट ये बच्चों में। जी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते तो हैं। बच्चों को हम जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं उनकी रशनुमा के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ना, उनकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, साथ ही साथ उनके विटामिन्स को भी देखना चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं और वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते। दे आर बीइंग लेबल्ड एज नालायक बच्चे, कहना नहीं सुनते, सुस्त बच्चे। तो आप देखिए उसके विटामिन्स के इश्यूज हैं। फिर पेरेंट्स का आपस का रिलेशनशिप बच्चे पे बहुत इफेक्ट करता है। जो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं बच्चे वही रिपीट करते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास जब स्कूल काउंसलिंग में हमारे पास सजेस्ट होके आते हैं एंड वी एक्सप्लोर, तो हम देखते हैं इतने एकेडमिक प्रेशर्स उनको परेशान नहीं कर रहा जितना डीप डाउन वो अपने घर के प्रेशर को लेकर उसको हैंडल ना कर सकने के सबब अब हेल्पलेसनेस सीख चुके हैं कि हम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते, एंड दे हैव एन ईजी वे आउट टू एस्केप and you to end up into any self destructive behavior। फिर वो मारना हो, खुद को काटना पीटना हो सकता है। रिलेशनशिप एडिक्शंस में बच्चे चले जाते हैं बहुत छोटी एज में, एक फैंटेसी में चले जाते हैं कि जो घर में डिस्ट्रक्शन उनको फेस करनी पड़ रही है कहीं बाहर तो बहुत ज़बरदस्त है, जो कि इन दिस वर्ल्ड दिस इज नॉट ट्रू। हम सबके फ्लॉज हैं, हम सबके डिफरेंट इश्यूज हैं, उसके साथ हम कॉम्बो में रहते हैं, बट हम अपनी बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में जो फ्लॉज होते हैं उनको लेकर हमने उन्हें एक्सेप्ट करके उनको बेहतर कैसे करना है। बिल्कुल, वो जो एक फैंटेसी की लाइफ में जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या इक़दाम खास तौर पर पेरेंट्स को हमारे स्कूल एक्टिविटीज़ में भी मुझे लगता है कि होना चाहिए। हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में भी वो एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं बहुत हैरान होती हूँ स्पिरिचुअलिटी। हमारा वक्त था, हमें याद है जुमेरात के दिन दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब ये मैं कहीं नहीं सुनती, कहीं पर भी नहीं। और मुझे याद है कि एक वक्त था हमें कि स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों को सिखाया जाता था। अब माँ बाप बिजी हैं, बच्चों को फ़ोन दे दो। जो एक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों में मिसिंग हो गया है, अल्लाह के साथ कनेक्शन का ताल्लुक मिसिंग हो गया है, वो हमें बहुत तेज़ी से मटीरियलिज्म के अंदर लेके जा रहा है। और स्कूल एक्टिविटीज़ में आपने कहा लिटरली ऐसा ही हो रहा है, सब कुछ शो ऑफ है। आज ये दिन है, पूरा स्कूल उससे सजा दिया जाएगा। बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज दी जाती हैं, बट बच्चे की जो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो कम दिखाई देती है। इमोशनल हैंडलिंग कैसे करनी है, आप अगर फियरफुल हो, आप अगर एंग्री हो, आप अगर नर्वस हो, आप अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, हाउ टू हेल्प इन दिस थिंग्स, आप वैलिडेट फील नहीं कर रहे, एक्नॉलेज फील नहीं कर रहे। हमें तो ये पता ही नहीं होता ये वर्ड्स क्या है। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है माँ बाप लड़ रहे हैं तो तुमने ऐसे बचपन में कभी सुना ही नहीं था डिप्रेशन, एंजाइटी, पता ही नहीं था हमें मतलब ये चीजें क्या है। और ये सब हमें ये नहीं कि हमें नहीं थे, ये सब हमें गुम हो जाते हैं। वी आर लॉस्ट इन इट। हम लॉस्ट रहते हैं, हम गुम होते हैं, हम कामयाब नहीं हो पाते, या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाब होते हैं बिकॉज हम अपनी सेल्फ वैलिडेशन के ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें वैलिडेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा, हम खुद को नुमाया करना चाहते हैं, तो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होंगे, अपनी वैलिडेशन पे होंगे, उनके लाइफ रिलेशनशिप बहुत परेशानियों में गुजर रहे होंगे क्योंकि वो बैलेंस नहीं रख पाते। तो लाइफ में प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं है। इसी तरह हम कमिंग बैक टू द रोज़ा थिंग कि रोज़े में जो गुस्सा आता है वो वही है कि हम इसके मकसद से गाफिल हो गए हैं। रोज़े का मकसद ही यही है कि आप अपने नफ्स की तरबियत करते हैं। ये क्यों हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूखा रखने को, कोई अल्लाह को तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारी भूखा रहने की, अल्लाह को हमारी कुर्बानियों की भी ज़रूरत नहीं। वो कौन सी नीयत पहुँचती है, वो कौन सा सब्र का लेवल पहुँचता है। और देखिए
गुस्सा क्या होता है, हम जब नहीं खाते तो हमारे जो डीप इमोशंस होते हैं वो सरफेस पे आते हैं। कुदरत की तरफ से एक बहाना होता है कि आप उन्हें हील करो, आप उन्हें डील करो, आप उनसे भागो नहीं, यू नो। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, अपने गुस्से की एनर्जी का सामना करें। आप जब गुस्से को, मुमकिन है आप इसी तरह से अपने गुस्से को डील करें और हील करें। बिल्कुल ऐसे ही एक होता है गुस्सा और कुछ होते हैं जज्बात। अच्छा, ठीक है, कुछ होते हैं जज्बात और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो आपने मुझे बताया जज्बात होते हैं ना इंसान के अंदर, सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको ये डिपेंड करते हैं कि कुछ इंसान के मुख्तलिफ होते हैं जज्बात जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना किसी को। तो उन जज्बात को काबू करने के लिए आपको क्या लगता है कि ज़हनी तौर पर क्या टेक्निक्स होती हैं? देखिए, जज्बात से भी पहले एहसासात होते हैं। जब आप व्हेन यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स दे कन्वर्ट इनटू इमोशंस, और जब आप अपने इमोशंस को भी नहीं बयान पाते तो वो आपके रेज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर आप शाउट करते हो या आप हर्ट करते हो। फिर यहाँ कुछ लोग मैंने देखा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो एक पेंसिव साइलेंस में चले जाते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, यू नो। जिस बात के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको असर्टिव होना चाहिए, आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आप ये बताएं मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, बजाय इसके कि तुम क्या कर रहे हो। यू नो, हम इतना शाउट करते हैं, वाई? क्योंकि हम सबकॉन्शियसली फील करते हैं दैट पर्सन इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम अस। आप कभी देखिए, कभी मियाँ बीवी की झगड़ा हो रहा हो, दोनों एक ही कमरे में चार दीवारी में बैठे होंगे और डिस्टेंस, बट दे आर शाउटिंग जैसे दूसरा बहरा हो गया। तो आपको काम डाउन, मैं इधर ही तो हूँ, मैं बाहर तो नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुस्से में हम दूसरे से डिस्टेंट हो जाती हैं और अनकॉन्शियसली हम शाउट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो आपने कहा ना कि हम कैसे अपने आप को रियलाइज करवाएं कि हम गुस्से में आ गए हैं। तो सबसे पहले अपनी इमोशनल स्टेट के साथ इन टच हो जाए। आप रियलाइज करें वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप क्या कर रही हैं, और आप अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने लफ्ज़ों में भी तो बयान कर सकती हैं ना, बजाय ये कि आप चीखे चिंगाड़े, मुट्ठियाँ भींचे और चिल्लाएं। आप आराम से कहें मुझे इस वक्त इतना शदीद गुस्सा आ रहा है कि मुझे लग रहा है मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हूँ। आप ये भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको ज़रूरत तो नहीं आप उबल के ही दिखाएंगे, फट के जवार भाटा फूटेगा। तो हम अपने लफ्ज़ों में भी अपना गुस्सा बयान कर सकते हैं, जो ज़्यादा मौसर होता है जब हम अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कपल्स में जो है एक दूसरे पे तशद्दुद करना, फिर एक दूसरे को यू नो समझती हैं वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, वॉयलेंस बढ़ जाता है। मैंने कहा ना कि जब हम अपनी पेंसिव साइलेंस में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होती हैं चीज़ें। ये सुसाइड यही तो है कि आप वही बस हो गई है, अब वो जज्बे अंदर नहीं बसर हो रहे, अब बर्दाश्त खत्म हो गई है, लास्ट स्टेज होती है वो। हालांकि जिंदगी तो उनकी मुंतज़िर है, बट इट्स जस्ट कि उन्हें पता नहीं है करना कैसे है। यानी फिर वो एक काउंसलिंग की जरूरत होती है। हाँ जी, जो कि हमारे यहाँ पर कम है। हमारे यहाँ नहीं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा अटैच्ड है ना कि तुम तो पागल हो, तुम क्या पागल हो। यू नो, होता यह है कि लोग अपने बड़े बड़े ड्रेसेस पे पैसे ज़ाया कर लेंगे, शो ऑफ पे पैसे ज़ाया करेंगे, बट जब उनकी मेंटल हेल्थ पे आता है तो उन्हें लगता है नहीं, ज़रूरी नहीं है। और किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से तो उन्हें वैसे ही लगता है कि मैं क्या वीक हूँ। बिल्कुल, मेल्स तो बिल्कुल भी नहीं ना चाहेंगे। और एक सबसे बड़ा मसला नींद। अब आप एक दूसरे, आप तकरीबन 100 में से आप 70 to 80% लोगों से आप पूछ लें, उनकी नींद का सर्कल ठीक नहीं है, नींद नहीं आती है। मैंने देखा ये है। इसकी क्या वजूहात है, क्यों ये ऐसे ये जो बढ़ती जा रही है? ये देखिए, डीप डाउन ना ट्रॉमाज होते हैं जो आपको इस नहज पे ले आते हैं कि फिर वो आपकी भूख, प्यास और आपकी जो आपके नॉर्मल नीड्स होते हैं उन पर इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नींद ना आना एक सिग्निफिकेंट सिम्टम है। इवन हम डिफाइन करते हैं डिप्रेशन को सिम्टम के तौर पे कि आपकी नींद कैसी है, कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना? तो इसी तरह से नींद ना आना ये बता रहा है, डिनोट कर रहा है कि इशू है, आप इस मसले को सही तरह से देखें। तो इसमें आप डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और रमज़ान में ख़ास तौर पर अपने काम जहाँ पे आप कर रहे होते हैं, जिस जगह पे या ऑफिस में कहीं में भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर अपने जज्बात को कैसे काबू किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए, देखना पड़ेगा। अगर बॉस ऐसा है ना कि वो आपको ऐसे करके फायर कर देगा, तो आप उसके पास जाके ये नहीं कह सकते सर आई एम फीलिंग वेरी हर्ट।
एग्जैक्टली गुड। आपने वहाँ पे उसको डील करना सीखना है, आपने वहाँ पे उसको सामने नहीं कहना। या तो आप कोई अच्छी ऑफर लेटर लेके बैठे हैं तो आप कह रहे सर आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, एग्जैक्टली आई डिजर्व अ बेटर बॉस। वही ना, सॉरी नहीं आप कह सके। तो हमें सीखना होगा कि ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी, देखिए एक टॉलरेंस के भी लेवल होता है ना, हम इंसान हैं, हमारा असल खालिक और मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, कोई शक नहीं। हम जब एक मोहताजी में आ जाते हैं ना तो हम किसी को भी अपनी इज्जत नफ्स पे हमला करने की इजाज़त दे देते हैं। आपने सबसे पहले इन रियलिटी आइडेंटिफाई करना है कि एम आई ऑपरेटिंग थ्रू सम ऑफ माई फियर्स, या वाकई इशू जेन्युइन है, कि क्या मेरी कहीं पर भी नहीं बन रही, या प्रॉब्लम इस बॉस के साथ है जी। तो हमें देखना होगा इन रियलिटी क्या चीजें हैं। तो असर्टिवनेस, यानी अल्टीमेटली हमें अपने जज्बात पर काबू पाना होगा, जज्बात के साथ सच्चा होना होगा। और अगर जरूरी पड़े तो उन्हें कन्वे भी करना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।